नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी में। एक और नया एपिसोड, एक और किताब की बात। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साल में 1 दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मुहूर्त पूजा जिसको हम लोग कहते हैं, मार्केट वाली करते हैं। लेकिन पूरे साल आपको सरस्वती की पूजा करनी पड़ती है, तब जाके उस 1 दिन आप पूजा के लायक बनते हैं। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये टीएनएस लाइब्रेरी आपकी हेल्प के लिए है कि आप बुक्स के बारे में जानें। खुद नहीं पढ़ सकते तो इस शो के ज़रिए 30 मिनट के अंदर आप उस बुक को समझें। तो आज फिर से हमारे मित्र रज़ा खान एक नई बुक लेके आए हैं। रज़ा के पास चलते हैं सीधे। रज़ा, बहुत-बहुत स्वागत है। और रज़ा के बारे में बताऊँ, ये बहुत ही किताब के पढ़ाकू व्यक्ति हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने पढ़ी हैं। एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के कम्युनिकेशन हेड हैं और हमेशा से हमारी जब बातचीत होती थी तो घंटों मार्केट में पढ़ने-लिखने की, इधर-उधर की बुक्स की। तो लगातार हम इनके साथ ये सीरीज़ कर रहे हैं। आज रज़ा क्या बुक आप हमें सुनाने वाले हैं? किस कहानी को आज हमें सुनाएँगे आप? पहले तो नीरज जी नमस्कार, आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत अभिवादन। आज की जो किताब है नीरज जी बहुत फ़ेमस है, हो सकता है कि बहुत सारे दर्शकों ने अपनी किताब ये पढ़ी भी होगी। इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके ऑथर है मॉर्गन हाउसेल। बेस्ट सेलर है, इनकी जितनी भी किताबें आती है साइकोलॉजी ऑफ मनी, सेम एज़ एवर, अब एक और नई बुक आई हुई है इनकी हैप्पीनेस पे, वेल्थ एंड हैप्पीनेस पे। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है बुक ये, रेगुलर इनकी ये बेस्ट सेलर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक जैसे वॉल स्ट्रीट के न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलमनिस्ट रहे हैं, वॉल स्ट्रीट में भी राइटर रहे हैं ये, और जर्नल उनकी पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और मोटली हुँ, फूल करके एक बहुत ही बड़ा फंड हाउस है। हुँ, उसमें भी ये राइटर रह चुके हैं, एनालिस्ट हाउस है, ब्रोकरेज हाउस, तो वहाँ पे भी रह चुके हैं। अभी ये अपना खुद का एक फंड है, उसमें कि ये पार्टनर हैं। तो अ, very informed, very intelligent, and very practical person in a short term, I'll say. And coming to the book, इसमें नीरज जी इस बुक की खासियत ये है कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके में इन्होंने, हुँ, इट इज नॉट द बुक अबाउट वेल्थ क्रिएशन, इट इज मोर अबाउट हाउ पीपल बिहेव, लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं। वेल्थ क्रिएशन होता है तो कैसे बिहेव करने लगते हैं, नहीं होता है तो कैसे बिहेव करते हैं, ईगो आ जाता है, प्राइड आ जाता है। बहुत सारी चीजों को लेकर के इन्होंने इस किताब को लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर के। लक के बारे में इन्होंने बात की हुई है कि भाई लक हाउ डज इट इम्पैक्ट, जब लोगों में हुँ। ग्रीड आ जाता है हाउ डू दे बिहेव, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं इस बोलूंगा कि एक मोटा मोटी जो बुक है, एक कंप्लीट पैकेज ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, एडवाइजरी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे ये किताब तो बड़ी मशहूर है, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा कोट ये किताब की जाती है कि जी साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन जी मेरा मानना है कि हर किताब को हर पाठक एक नए नज़रिए से पढ़ता है। जी कोई इस बात से पढ़ेगा कि पैसे की वजह से आपकी साइकोलॉजी में क्या फ़र्क आता है। कोई जी इस वजह से भी पढ़ सकता है कि पैसे का अपना क्या कैरेक्टर है। हम्म पैसे की साइकोलॉजी क्या है, नॉट योर्स। जी पैसा कैसे जी बिहेव करता है, पैसा बोलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जी 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 लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, गलत है। इसकी दूसरा कहता हूँ कि पैसा हाथ का मैल नहीं, चेहरे की रौनक है। ये एक जी अलग बिल्कुल साइकोलॉजी है। बिल्कुल सही सो बात। इस किताब को रज़ा इसी एंगल से हमें आज समझाएँगे कि आपने पढ़ भी रखी होगी ना, तब भी आपको लगेगा कि एक डिफरेंट एंगल से हम इस किताब को समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बताइए, इसमें छोटी-छोटी कहानियाँ हैं जो, तो क्या-क्या आप हमें सुनाने वाले हैं? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं नीरज जी। तो एक तो यानी बिफोर अपने लक एंड रिस्क वाले चैप्टर में जाने के पहले आपको बता दूं, एक स्टोरी में इन्होंने मेंशन की है, और जहां पे ये क्लियर हाईलाइट किया हुआ है, क्लियरली हाईलाइट किया है कि इंटेलिजेंस से पैसा नहीं बनता है, इंफॉर्मेशन से पैसा नहीं बनता है, पैसा आपके बिहेवियर से बनता है। एंड देयरफॉर द साइकोलॉजी ऑफ मनी, कि भाई कैसे आपको बिहेव करना है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड हुँ, करता है। एक कहानी है जैनिटर की, जैनिटर का मतलब जो साफ सफाई करने वाले जो होते हैं, तो रोनाल्ड रीड करके एक थे, वो हुँ, 25 साल तक गैरेज में काम करते थे, कार धोने का काम। और ठीक 15 है। साल तक उन्होंने फिर एक जेसी पेनी करके जो वहाँ की बड़ी रिटेल चेन होती है वहां पे काम किया था। नीरज जी जब ये एक्सपायर हुए, जब मरे, तो अब छोटे छोटे नौकरी में थे देखिए, जब एक्सपायर किए तो इनके पास में इन्होंने $2 मिलियन अपने बच्चों के लिए विल में लिखा था, $6 मिलियन इन्होंने चैरिटी में दी, और इनका नाम आता है वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोंथ्रपिस्ट एंड पर्सन हु हैज डन अ लॉट ऑफ चैरिटी, उसमें इनका नाम आता है। नाउ
इसमें जो ऑथर है उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने किया क्या था, इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल रखी और जो हर महीने की सैलरी आती थी वो एक दो ब्लू चिप कंपनी जो हैं उनके स्टॉक में पैसे लगा दिए, 40 साल तक इन्वेस्ट करते रहे बस। और जब ये खत्म हुए हैं, एक्सपायर किए हैं, तो $8 मिलियन की इनकी वर्थ थी। जस्ट एन एग्जाम्पल की हाउ डिसिप्लिन एंड लो एक्सपेंडिचर कैन कन्वर्ट अ नॉर्मल पर्सन हु इज अ जैनिटर, जो कार की वॉश कर रहे हैं, उनका वो मिलियनर बन सकते हैं। और वहीं पे उन्होंने एक सिंपल एक स्टोरी और मेंशन की हुई है। एक बिल्कुल हार्वर्ड के पढ़े हुए, वॉल स्ट्रीट के बड़े फेमस बैंकर, बहुत मोटे पैसे वाले, 18,000 स्क्वायर फीट का उनका मैंशन था, 70-80 नौकर वहां काम करते थे। जी हाँ। और यानी 11 बाथरूम, 25 कमरे, ऐसे टाइप वाले, बहुत पैसे कमाए थे। 2008 का नीरज जी फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ये बैंकरप्ट हो गए। क्यों? पूरे के पूरे पैसे इनके कमाए थे शुरू में, बहुत अच्छे पैसे वॉल स्ट्रीट से, पूरे के पूरे लेवरेज पे लगा दिए थे। सो बेसिकली कमिंग टू द सेम पॉइंट कि भाई इनकी साइकोलॉजी कैसी थी वर्सेस रोनाल्ड रीड जो जेनेटर थे, उनकी साइकोलॉजी और उनका बिहेवियर कैसा था। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है कि भाई इंटेलिजेंस से आपके पैसे नहीं बनेंगे, आपके पैसे इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका एक बिहेवियर पैटर्न भी होना चाहिए, जहां आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एंड पेशेंटली वेट करते हैं। नाउ इसमें एक दूसरा आपको एक बहुत, जैसे जो आपने जो चैप्टर लगा के रखा है लक एंड रिस्क वाला, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें उन्होंने बताई हुई है कि हाउ लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नीरज जी, बिल गेट्स जो स्कूल में गए थे, तो जब वो जिस स्कूल में गए तो उस समय मान के चलिए कि स्कूल गोइंग एज वाले जो टीन एजर्स बच्चे जो थे, पूरे दुनिया भर में करीब करीब 300 मिलियन बच्चे थे स्कूल जाने वाले, यानी 30 करोड़। 30 करोड़ में मोटा मोटी 2 करोड़ जो थे यूएस के थे। अब यूएस में बिल गेट्स जिस स्कूल में गए हैं, उस जगह पे 3 लाख बच्चे थे, उस एरिया में 1 लाख बच्चे स्कूल जाते थे, और जो इनका स्कूल था उसमें जो 300-400 बच्चे थे वो स्कूल पढ़ते थे। अब हुआ ये कि इनका ही एक उस पूरे एरिया में एक स्कूल था जहां पे कंप्यूटर होता था, और इससे उनको एक लीड मिल गई कि बिल गेट्स जी ने जब वहां पे कंप्यूटर को यूज करना चालू किया, उनका इनहेरेंट उसमें लाइकिंग थी, ही बिकेम एन एक्सपर्ट, उनको एक्सपीरियंस मिला, उनको एक्सपोजर मिला, और आज की डेट में बिकॉज उनको वो लीड मिल गई थी कि कंप्यूटर में उनकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज ज्यादा थी, वो लीड लेकर के आगे बढ़ गए। अच्छा, अब आप उसको लिंक तो कर सकते हैं कि चलिए वो बहुत बड़े जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ बने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फॉर्म की और आगे बढ़ गए, तो चलो किस्मत की बात है। जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है नीरज जी, उसमें कहानी ये है कि इनके जो एक को फाउंडर भी होते थे जो बहुत फेमस है, आई थिंक स्टीव बर्नर है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दूसरे फाउंडर थे। इनके एक तीसरे दोस्त, बड़े करीबी मित्र, और इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर में और इंटरेस्ट ज्यादा कंप्यूटर में रखते थे, उनका नाम होता था केंट इवांस करके नाम था। वो जो थे, वो एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गए, वो खत्म हो गए थे। अच्छा, यूएस में 1 मिलियन में एक माउंटेनियर अपने एक्सीडेंट में मरता है, 10 लाख लोगों में एक मरता है। इनका जो पार्टनर था बिल गेट्स का जब स्कूल में, वो मर गया, अदरवाइज ही वाज सपोज टू बी द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। ओके। तो आप समझ रहे हैं लक कि और सिर्फ हार्डवर्क से। जी हाँ, लक और रिस्क का एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको, अपने बॉलीवुड में देखो आप, जी कंटेम्प्रेरी एग्जाम, जी। बहुत सारे लोगों को भाग्य से चांस मिल जाता है, यस, चांस तो मिलता है भाग्य से, बिल्कुल चांस मिल जाएगा। सस्टेन करने के लिए मेहनत चाहिए। यस, बिल्कुल। और दो सुपरस्टार की कहानी हमारे सामने है कि एक सुपरस्टार के घर का बेटा है जो सुपरस्टार हाँ नहीं है, हाँ, और एक दिल्ली से गया और सुपरस्टार बना। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही बात। लक कैन गिव यू अ चांस, बट उस चांस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बिल्कुल जरूरी है कि लक हो आपके साथ, वो 1% ही होगी लेकिन वो जरूरी है। लेकिन केवल लक के भरोसे भी आप नहीं बैठ सकते कि भाग्य में होगा तो मिलेगा ही, ऐश करेंगे। जी। नहीं, वो लक कैन बिल्कुल सही गिव। बोला आप, बिल्कुल सही बोला नीरज जी आपने। और इसमें इसलिए मैं बार बार, आप देखिएगा कि अपने डिस्कशन के टाइम पे मैं जनरली डिविना जी की जो बुक आई थी, डिविना जी की रिसेंट जो बुक आई थी मनी मैटर्स, उसमें मैं जनरली लूप बैक करता हूँ, क्योंकि इसके पहले हमारी जो बुक का डिस्कशन हुआ था जो फाइनेंशियल यूफोरिया एंड ऑल, उसमें भी देवनिजा ने कोट, देविना जी ने कोट किया हुआ था।
और एक बड़ी हुँ, इंटरेस्टिंग चीज उस बुक में उन्होंने कही थी कि अपने हुँ, पोर्टफोलियो में 25 से 30 स्टॉक रखिएगा, क्योंकि आपको और किसी को नहीं पता कि उनमें से कौन से चलेंगे। आपको आइडेंटिफाई एग्ज़ैक्टली। ये करना है कि ये यार टुच्ची-मुच्ची घटिया कंपनी नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। अच्छी हुँ, कंपनी चूज़ करके 25-30 पोर्टफोलियो में रखिए, उसमें 2-3 चल गए तो आपकी वेल्थ बन जाएगी। अगेन अ मैटर करेक्ट। ऑफ लक एंड रिस्क एपेटाइट। और एक इसमें जो आपने दूसरा चैप्टर लिखा है नीरज जी, ये तो मैंने वर्ल्ड फेमस चैप्टर है, जो कहानी इसमें दी हुई है इन्होंने, मॉर्गन हाउसल जी ने, बहुत ही हुँ, इंटरेस्टिंग चीज़ बताई हुई है। आपको याद होगा मैकेंजी के ग्लोबल सीईओ होते थे, रजत गुप्ता साहब। हुँ, 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 राजा रत्नम के साथ में वो एक इनसाइडर ट्रेडिंग केस में फँसे थे। उसके बाद में उनको हुँ, जेल भी हुई थी, जेल से छूट गए हैं, निकल गए हैं। लेकिन इसमें जो ऑथर बोलते हैं नीरज जी, वो ये कि भाई कुछ तो इनफ होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ भी इनफ नहीं है मेरे लिए। अब वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब रजत गुप्ता जी को जेल हुई, वो इनसाइडर ट्रेडिंग केस में पकड़ाए थे वो राजा रत्नम के साथ में, उस समय हुँ, उनकी नेटवर्थ होती थी $100 मिलियन। आज के हिसाब से मोटा-मोटी 900 करोड़ रुपए के आदमी थे वो। हुँ, लेकिन लालच बुरी बला। वो लालच में हुँ, फँस गए और उस इनसाइडर ट्रेडिंग से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हार्डली 1-2 मिलियन के करीब कुछ मिला होगा, लेकिन जेल गए, रेपुटेशन खराब हुई, पूरी दुनिया में नाम उनका बर्बाद हुआ। सो ऑथर का इसमें जो मॉर्गन हाउसल है, उनका ये कहना है कि यार कई बार कुछ रिस्क जो होते हैं, दे आर हुँ, नॉट वर्थ टेकिंग एट ऑल। करेक्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ दोज रिस्क कि भाई आप इसमें मत पड़िए कि भाई मेरे को और कमाना है, थोड़ा और पैसा बना लूँ, थो यानी चिंदी चोरी करके, बेसिकली आप चिंदी चोरी बोलेंगे ना, कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे, यार क्यों आप बड़ी कंपनी के बोर्ड में बैठे हो, आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो? अपने यहाँ कहा गया लक्ष्मण रेखा, जैसे यस, ही क्रॉस करोगे आप, chaos होगा। यस, वो बिल्कुल, आपको अपनी बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने हिसाब से एक लिमिट बना लो, उससे उसको क्रॉस मत करो। जैसे ही क्रॉस यस, करोगे बवाल होगा। अब 900 करोड़ में भी बिल्कुल होगा। आपका पेट नहीं भर रहा है, तो जी। बताओ फिर नहीं 900 900 करोड़ चलो, डॉलर। नहीं आप 900 करोड़ रुपए आप नीरज जी ये मान लीजिए कि चलिए आपको और बनाना है, यार लेजिटिमेट तरीके हैं, अच्छे तरीके उनसे बनाइए, चोरी से मत बनाइए ना। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो So, और अभी there जो is आपने, something which is enough for you. यस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपने मेंशन किया है इसमें नीरज जी, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जैसे इसमें अगेन कमिंग बैक टू रजत गुप्ता जी की कहानी, भाई वेल्दी तो थे वो, 900 करोड़ कम होते हैं, लेकिन हुँ, स्टेइंग वेल्दी नहीं रह पाए। नाम तो खराब हुआ, भले पैसे होंगे आज की डेट में, नाम तो खराब हो गया। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है नीरज जी, जब 1929 का क्रैश हुआ था, तो एक बहुत ही बड़े ट्रेडर होते थे यूएस के, हुँ, जेसी लिवमोर नाम था उनका। तो जब घर पहुंचे वो बिल्कुल जबरदस्त पंटिंग अंटिंग शॉर्टिंग वॉर्टिंग फॉरवर्ड ट्रेडिंग ये सब करते रहते थे। जब घर पहुंचे क्रैश हुआ, तो उनके घर वाले, उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनके बच्चे टेंशन में बैठे थे कि भाई आज तो बहुत गंदा लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये 1929 के क्रैश के टाइम की बात है। हुँ, तो ये बड़े खुश, बोले नहीं, मैंने तो शॉर्ट किया था मार्केट को, मेरे तो बहुत बन गया। और इन्होंने उस समय 1929 के आसपास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे बनाए थे उस क्रैश में, 1929 में, एक साथ में। अच्छा नीरज जी, आप ओके, ये देखिए कि उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। हुँ, जब मार्केट टूटा तो उन्होंने फिर से पंटिंग चालू कर दी, फिर से ऑप्शंस ट्रेडिंग, अंते तंते पैसे लगाने की, भाई मैं जो कर रहा हूं वो तो गलत तो हो नहीं सकता। हुँ, नीरज जी 3 साल में 1933 में इनको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होकर इन्होंने जो बेट लिए थे वो पूरे बेट उल्टे पड़ गए। 4 साल जब हुँ, नेचुरल उस समय जो ग्रेट डिप्रेशन चला था, आफ्टर दी ग्रेट क्रैश ऑफ 1929, जब डिप्रेशन चला, इनके पूरे पैसे खत्म हो गए। अच्छा, उस समय की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी कि आई थिंक अपने जब बात हुई थी जो यूफोरिया वाली बुक पे, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे फ्लोरिडा का एक प्रॉपर्टी का बड़ा मेजर वहाँ पे बूम आया हुआ था यूएस में। वहाँ पे एक और महाशय थे, उन्होंने प्रॉपर्टी हुँ, बूम में खूब पैसे बनाए। हुँ, और पूरे के पूरे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बूम फ्लोरिडा में आई थी 1924 से 1925-26 के आसपास आई थी। उन्होंने हुँ, 26 में पैसे निकाले, बनाए अच्छे, और पूरे के पूरे हुँ, स्टॉक मार्केट में डाल दिए। 2029 की सॉरी 1929 का जो क्रैश हुआ, उस हुँ, क्रैश में उनके पूरे पैसे डूब गए स्टॉक मार्केट में।
तो आप ये देखिए कि गेटिंग वेल्दी वो तो आपने पैसे बना लिए, लेकिन स्टेइंग वेल्दी इज बहुत ही डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज है। एक जनरली हमारे टाइम पे प्रोवर्ब कहा जाता है नीरज जी की, रीचिंग द टॉप इज इजी, हम्म। स्टेइंग एट द टॉप इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ये आप सेइंग नहीं है, ये तुम हम बचपन में झेल चुके हैं कि जब छोटे क्लास में थे, हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया यूपी बोर्ड से, हाई स्कूल को फर्स्ट डिवीजन मतलब आज के जमाने में 99% मार्क लाने वाली बात है सीबीएसई वालों को। तो जी। उस समय जब फर्स्ट डिवीजन आ गया तो बड़ी शाबाशी मिलती थी पिताजी से, हाँ सबसे, मोहल्ले भर से। और हाँ हल्के से कोई एक अंकल जी होते, कहते अब इसी को मेंटेन रखना बेटा। बस सारी हाँ। खुशी वही काफूर हो गई कि यार इतनी मेहनत से लाया, अब कह रहे इसी को बनाए रखूं वहां पे। मतलब वो मेंटेन करना ना सबसे डिफिकल्ट काम है। नीरज जी बीएसएन इस में पे भी एक छोटा सा, इसमें 1 मिनट लूंगा, छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। तब मैं जनरली पढ़ाई में थोड़ा सा हम्म, ठीक ठाक था, मैं तो क्लास में सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड टाइप का आता रहता था रेगुलर में। हम्म, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती थी, हर महीने सिग्नेचर करवाना होता था फादर से। तो हम्म, मैं क्या होता था, जिस दिन सिग्नेचर करके सबमिट करना होता था उसके लास्ट दिन, आज दोपहर को सबमिट करना है, सुबह साइन करवाने जाता था। बोले, हम्म, यार तू तो इस बार सेकंड आया है, अच्छा अगली इस बार हम्म, तो थर्ड आया है, कभी फर्स्ट आया है, हम्म, बताया क्यों हम्म, नहीं यार तूने अभी तक, आज सिग्नेचर है तो आज बता रहा है। तो मेरा हम्म, उनको रिस्पॉन्स होता था कि भाई इस बार सेकंड आ गया, अगली बार चौथा आ गया तो आप ही क्लास लोगे मेरी, इसलिए हम्म, आपको नहीं बताया था मैंने। तो राइट। इसमें नीरज जी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी स्टेइंग वेल्दी वाले में, वो 1 मिनट लूंगा और उसको क्लोज करूंगा। आपको हम्म, पता है वॉरेन बुफे साहब के तीसरे पार्टनर होते थे, जिसका किसी ने ना जिक्र किया है ना किसी ने नाम लिया है। रिक गोएरिन करके नाम होता था उनका, वो तीसरे पार्टनर थे, बर्कशायर हम्म, हाथावे में उनके साथ में थे। हम्म, उनकी आदत थी एफएनओ और ये सब फॉरवर्ड ट्रेडिंग और ये सब करने की, खेलने की। तो उन्होंने क्या हम्म, किया, जब उनको डेट आ गया थोड़ा, तो उन्होंने हम्म, अपने बर्कशायर के जो शेयर थे उनके, क्योंकि वो पार्टनर थे उस कंपनी में, हम्म, तो उन्होंने उस शेयर को हम्म, $40 के रेट पे, वो 1970 70 80 के टाइम पे, जब उस समय जब उनकी कंपनी बनी हुई थी, जब भी थी मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, उस समय उन्होंने हम्म, वापस उन्होंने वॉरेन बुफे साहब को शेयर बेच दिया $40 में, बाप रे। बर्कशायर हाथावे का। मैंने कल गूगल किया था नीरज जी, बर्कशायर हाथावे का जो क्लास ए शेयर है जो कि प्रमोटर के पास होता है, उसकी हम्म, वैल्यू आप गेस करिए चलिए। $3 लाख। 7.44 लाख क्लास ए वाले का सेवन पॉइंट जी फोर फोर लाख जी डॉलर जी माय जी। गॉड। $40 में बेचा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने डेट किया था, शॉर्टिंग वॉर्टिंग की थी, मार्केट खेला था, पैसे कट गए थे उनके, तो उन्होंने बेच दिया था अपना शेयर प्रमोटर को वापस, और वॉरेन बुफे साहब ने पूरे शेयर खरीद लिए थे उनके। तो देयर फॉर गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, तो यहाँ पे टाइमिंग, किस्मत, लक, वो पूरे के पूरे काम आते हैं। सब एक साथ काम पे आ गए। ओके। सब एक साथ पूरे के पूरे काम आ गए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें इन्होंने बताई हुई है मॉर्गन साहब ने, जो कि आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, मेरे को भी पता है, जो दर्शक हमारे हैं उनको भी पता है, कि भाई आप हम्म, जो सेविंग कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज फ्रीडम नीरज जी। हम्म, मैं जब भी करना चाहूं, जो करना चाहूं, जिसके साथ करना चाहूं, जितने देर करना चाहूं काम अपना मैं, हम्म, वो फ्रीडम होनी चाहिए। दैट शुड बी द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन, इसमें बुक में ये कहा जाता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। क्योंकि पीस ऑफ माइंड आता है आपको, तो इसलिए आपको क्या होगा, जब आपको जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने सर्वे का मेंशन किया हुआ है मॉर्गन हाउसल ने, उन्होंने बताया हुआ है कि जब गैलप का सर्वे हुआ तो नीरज जी 1950 और रिसेंट जो हम्म, सर्वे हुई है, तो पता चला कि 1950 में आदमी के पास कम पैसा था और बहुत खुश था। हम्म, रिसेंट जो सर्वे हुआ है उसमें बोले कि आदमी के पास बहुत पैसा है लेकिन बहुत नाखुश है। हम्म, क्यों है? 1950 में जो सैलरीज और लेवल जो था, हम्म, इक्वालिटी जो बोलते हैं जनरली हम फाइनेंशियल टर्म्स में उसको, जो फाइनेंशियल इक्वालिटी बोलते हैं, मोटा मोटी हम्म, फाइनेंशियल इक्वालिटी सेम होती थी। आज की हम्म, डेट में एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, और आप यस। ज्यादा इंप्रेस होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं हम्म, उस डिस्पैरिटी को लेकर के। भाई मेरा दोस्त गया था भाई, बैंकॉक गया था यार, छुट्टी मना कैश कर रहा है यार, मैं तो जा ही नहीं पा रहा यार, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम में उसका फोटो देखा, वो तो टर्की घूमने गया हुआ है यार, बढ़िया हम्म, फोटो भेजा, तो यूएस में घूम रहा है।
आप देख रहे हैं इसको साइकोलॉजिकली आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। और वो सामने वाला अच्छे-अच्छे फ़ोटो डाल रहा है, वो कभी ये तो नहीं डाल रहा कि भाई मेरे को कितनी मेहनत की है मैंने इस पैसे कमाने के लिए। या मैं छुट्टी पे हूँ, फ़ोटो खींच रहा हूँ, इंस्टाग्राम में रील डाल रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ शाम को बैठ के ऑफ़िस में कॉल कर रहा हूँ। टेंशन लगी हुई है, प्रेशर है, रात को सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से। वो आप नहीं देखते हो। सो हम्म, देयरफॉर ऑथर का इसमें ये कहना है कि भाई आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, जो पैसे हैं उसमें आपको खुशी होनी चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। एब्सोल्युटली। और जी, देखिए, इसमें एक बड़ा एडिशन ये है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, अपने अगल-बगल से प्रभावित होते हैं, और जब से सोशल मीडिया आया है ना, मैं खुद जी, एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस समय रील और इन सब की वजह से हमारा युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। मैं बहुत मोरल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के सेंस में ही लेक्चर दे रहा हूँ कि उसने इतना इंस्टेंट कॉफ़ी कल्चर अपना लिया है जी, कि उसको एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। वो मतलब जिसको लग रहा है कल दोबारा होगा ही नहीं कुछ, देयर इज़ नो टुमारो, सो लिव जी। लाइफ फुलेस्ट टुडे ओनली। यस, यस। ये नुकसान कर रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हो बगल वाले के पास मर्सिडीज़ आ गई, उसने बीएमडब्ल्यू खरीद ली, फलाने जी आज दोहा गए हुए हैं, हम क्यों नहीं जा पा रहे, हम तो गुरुग्राम से बाहर रोहतक भी नहीं जा पा रहे हैं यार। इसी फ्रस्ट्रेशन में मरे जा रहे हैं लोग। तो जी, ये इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। रियल फ्रीडम मतलब कि आप अपने पीसफुली काम कर यस, सकें। यस। ये ऐसा फ्रीडम नहीं कि ज़्यादा मैं पैसे किसको नहीं होने मानता हूँ। चाहिए। पैसे आपके पास बराबर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, लेकिन आपको पीस अभी ऑफ माइंड होना चाहिए। मेरे हिसाब से फ्रीडम ये है कि रात में 2 बजे उठ के मेरा आज पिक्चर देखने का मन है, मैं बिल्कुल, देखूँगा। बिल्कुल। मुझे सुबह ऑफ़िस जाने की चिंता नहीं है, वरना यस, मुझे किसी रज़ा खान को रिपोर्ट करना है या सुबह फ़ोन आ जाएगा 7 बजे ऑफ़िस क्यों नहीं आए। अगर ये बिल्कुल, आप बिल्कुल। अचीव कर लो तो आपका फ्रीडम हो गया। अल्टीमेट चलो, ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए। करेक्ट। जी। अगली स्टोरी, अरे ये वेल्थ बहुत इज़ ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी। नीरज जी, आपने जो मर्सिडीज़ बीएमडब्ल्यू बोला, बिल्कुल वही स्टोरी इसमें उन्होंने मेंशन की थी कि जब ये क्या होता था, ये इनके एक दोस्त थे, वो पोर्शे कार चलाते थे, बिल्कुल फैंसी लाइफ़स्टाइल 5 स्टार ये। भाई आदमी जलन थोड़ी बहुत तो होती है, ह्यूमन बीइंग है, नेचर है, तो थोड़ी-सी जलन होती है। बाद में थोड़े दिन के बाद में भाई एक दिन आए, होंडा सिटी में आए इनके पास में, तो बोले भाई क्या हुआ? बोले यार वो मेरी जो पोर्शे कार थी, उसपे जो लोन चल रहा था, उसपे यार हुँ, डिफ़ॉल्ट कर गया क्योंकि नौकरी खत्म हो गई है। तो इसमें एक उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोली है मॉर्गन हाउसल ने कि भैया वेल्थ हुँ, जो होता है नीरज जी, वो दिखाई नहीं देता है। आपको जो दिखाई देता है वो रिच है। और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन दी है कि रिच एंड वेल्दी का डिफरेंस। रिच हुँ, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, 5 स्टार पैसा खर्च कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, वो रिच है। बोला वेल्थ जो होता है, जो पुरानी मनी, जो वेल्थ होता है, पैसा होता है, वो दिखता ही नहीं है। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? आपके शेयर अकाउंट में कितने शेयर पड़े हुए हैं? आपके लॉकर में कितना गोल्ड पड़ा है, सिल्वर पड़ा है? किसी को नहीं पता। ना आप हुँ, दिखा रहे हो। तो वेल्थ जो होता है, वो दिखता नहीं है। रिचनेस दिखती है। तो उन्होंने बोला कि बी वेल्दी, डोंट बी रिच। हुँ। यानी आप अमीर नहीं, संपन्न बनिए। आपके यस, पास जैसे बहुत अपने-अपने शहरों को इसके सुनते हुए याद करो कि आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत शो ऑफ नहीं करते, नहीं लेकिन वो करते, बहुत देखने से लगता है कि यार ये बहुत ही मोटा पैसे वाला आदमी है ये। नो नीरज शो जी ऑफ मे एट ऑल। नीरज जी, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा रिच होता है। आई एग्री। और जो शो हाँ, ऑफ कर रहा है, समझ मैंने लीजिए कि तो भाई लोन पे चल रहा है। हाँ, हर आदमी नहीं, अपने-अपने शहरों में, अपने मोहल्ले में, अपने जगह जाके देखो तो आपको महसूस होगा कि जी। अमेरिकन कल्चर है ना, कर्ज लो और हाँ, ऐश करो, बिल्कुल, लेकिन क्रेडिट पहले कार्ड उस पे। लेवल पे आप पहुँचिए कि आप कर्ज जी, लेके उसको मेंटेन कर सकें, अदरवाइज़ पैसा चला जाता है, ये बात सही बात चला है। जाता, बिल्कुल चला जाता, बिल्कुल चला जाता। यस, 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 यस। हुँ, तो चलिए अब अपने अगले चैप्टर पे ओके, चलते हैं इसमें। बहुत अगला इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटरेस्टिंग। है सेव मनी। यस। नीरज जी देखिए, हमने जितनी भी इसके पहले जो भी बुक के रिव्यू किए हैं, उनमें एक ग्राउंड रूल आता है कि भाई एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, पैसे बचने चाहिए और पैसे को इन्वेस्ट करके पेशेंटली बैठिए। वो यहाँ पे हाँ, भी इन्होंने बोला कि भैया अल्टीमेटली, जैसे कि नीरज जी पहला एग्जांपल ले लीजिए, जो जेनिटर, जो रोनाल्ड रीड साहब की मैंने बात बताई थी, जो कि जेनिटर थे, कार सफाई करते थे और जेसी पेनी में फ्लोर साफ कर रहे हैं, बाथरूम सफाई कर रहे हैं। 8 मिलियन हुँ, डॉलर थे उनके पास में जब हुँ, वो खत्म हुए थे। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज ये भैया, अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए एंड पैसे बचाइए, क्योंकि जब तक आप बचाएंगे नहीं, आप वेल्दी बन ही नहीं सकते।
देयर इज बन अ ही नहीं सकता। बिहेवियर फंडामेंटल है ये तो। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक वेल्दी आप कभी बन ही नहीं सकते हैं। सो ये मोटा मोटी था, इसमें ज्यादा एग्जांपल तो नहीं, पहले एग्जांपल हम दे चुके हैं, तो वी कैन मूव टू दी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोरी। चैप्टर। यस, जी इस जी इस जी पर जी मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा, पहले खत्म जी कर लेते हैं चैप्टर। ये चैप्टर है जी नथिंग इज फ्री। जी। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है नीरज जी, जो आपने कई बार मार्केट अपने डिस्कशन में, यूट्यूब में, चैनल में आपने कई बार बोला है, कई सारे डिस्कशंस में बोला है, और सबको पता है, देयर आर नो फ्री लंचेस, पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो इसमें जो इन्होंने करेक्ट। इंटरेस्टिंग स्टोरी दी है सॉलिड वाली, वो बताइए 1980 से 2000 तक जैक वेल्च होते थे जी के चेयरमैन, जी के प्रेसिडेंट, सीईओ, चेयरमैन जो भी थे वो हेड होते थे। दबा के उस समय कंपनी ने ग्रो किया, उनके बहुत ग्रो किया था, जी ने चारों तरफ नाम हुआ। 20 साल के बाद में इनके एक सक्सेसर आए जिनका नाम था जेफरी इमेल्ट। 17 साल रहे, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया नीरज जी, तो जी फाइनेंशियल जो कंपनी थी वो पानी के रेट पे बिकी, और जी फाइनेंशियल यूज्ड टू बी अराउंड 45 टू 50% ऑफ जी प्रॉफिट। वो कंपनी बिक गई, पानी के रेट में उनको बेचना पड़ा था, क्योंकि वो बिल्कुल यूफोरिया वाले मूड में, स्पेकुलेशन वाले मूड में जी जो था बहुत ऊपर चला गया था। कहानी यहाँ पे यार, उसके बाद में जेफरी एमल साहब को बोर्ड के द्वारा वहां पे फ्रॉडली, यानी प्यार से बोल दिया गया था कि आप जाइए। तो उनको अनसेरेमोनियसली वहां से छोड़ना पड़ा था, रिजाइन करना पड़ा था 17 साल के बाद में। उसके बाद उनके जो तीसरे सीईओ आए, वो सिर्फ 14 महीने चले जी में। तो इस कहानी में ये बोला गया है कि जब जेफरी एमल थे, उन्होंने जब काम किया और कंपनी को एक स्टेज पे लेके गए, तो उस समय बुक में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल कई बार वहां पे इट वाज नॉट वेरी क्लीन फाइनेंशियल्स। वो आगे के लिए अच्छा दिखाने के लिए कई सारी बुकिंग होती थी, कुछ होती थी उसमें, उन्होंने थोड़ा सा उसमें मैनेज किया हुआ था। बाद में जब करेक्ट। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो जो मैनेजमेंट होती पूरी की पूरी धरी रह जाती है, वो चले गई। अब जो जो घड़ा जो फूटा, तो किसके सिर पे फूटा? उस समय जो सीईओ थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनी की थी बहुत खराब हो गई थी। उनके बाद में जो तीसरे सीईओ आए, वो तो 14 महीने में उनकी नौकरी चली गई। सो मतलब ये हुआ कि नथिंग इज फ्री। जो पिछले वालों ने काम किया था, उसका खामियाजा, उसका भुगतान किसी को करना तो पड़ा। करेक्ट। सो करेक्ट। देयरफॉर लाइफ में और मार्केट में कभी भी फ्री नहीं है। और इसमें मैं अगेन आपके उस पॉइंट पे जाऊंगा जहां बार बार बोलते हैं कि भाई मार्केट को पैसे तो देने पड़ेंगे। यस। यस। आपको मार्केट को फीस देना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ काम नहीं हो सकता। देयर इज नो फ्री लंच। कोई देयर आर भी नो फ्री आदमी लंच। अगर आपकी मदद कर रहा है या आपको कुछ कर, उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है सच्चाई, ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग धर्मशाला बनाते हैं, आप कहोगे कि जो धर्मशाला बनाते हैं, चैरिटी करते हैं, उनका क्या स्वार्थ हाँ है? भैया जी। उनका भी स्वार्थ है। वो यस, अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और नाम चाहिए, यश चाहिए, उनको पैसे तो कमा लिए, नाम चाहिए। ये यश चाहिए, और आपकी मदद करके जो उनको खुशी मिलती है, उनका स्वार्थ है। हाँ जी। फ्री में कुछ नहीं होता भाई। कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं मैं होता, बहुत कुछ नहीं ज्यादा होता। अपनी इनकम का 10% दान कर दूंगा लोगों को, तो आपने पुरानी कथाएं पढ़ रखी होंगी कि भैया कुछ पैसा दान करना चाहिए, जिससे अगले जन्म में आपको उसके पुण्य मिलेंगे। तो वो भी एक थ्योरी चल रही है। फ्री यस। में कुछ नहीं होता। ये बहुत कड़वी सच्चाई है बॉस। अगर आपको लगता है कि जी। आप डेटा फ्री में यूज कर रहे हो, तो बहुत ही खतरनाक एग्जांपल है कि वो आपका, आपने 17 सेंट पर जीबी का डेटा यूज कर रहे हैं आजकल। आप तो टेलीकॉम में भी थे, तो हाँ आपको जी। लगता है फ्री मिल रहा है। नहीं, फ्री में नहीं मिल रहा है। वो आपका कुछ फ्री समय नहीं है। चोरी कर रहा है, आपका डेटा यस। चोरी कर रहा है, और आपके दिमाग को चोरी कर रहा है, और आपको फिर पता नहीं क्या बना दे रहा है। तो इसलिए देयर इज नो फ्री लंचेस, नंबर वन। तो इसलिए अगर आप बाजार में आ रहे हो, तो पढ़ लिख के सीख के आओ। फीस एक जगह देनी पड़ेगी, चाहे स्कूल कॉलेज फीस में देनी दे लो, पड़ेगी। चाहे इधर दो, मार्केट में दोगे, देर फीस तो देनी पड़ेगी। जी तो जी जी फीस जी देने के इस क्रम में एक स्टोरी, जो पिछला वाला चैप्टर था ना, जी। उस पर मेरा एक ये व्यू था कि जब आप कोई चीज करने जाते हैं, तो आप उसमें देखो कि उसमें क्या हो सकता है। जैसे रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आपको कितने साल में कितना रिटर्न बनेगा। ठीक है, अब जी मान जी आप एफडी करोगे तो 7% रिटर्न बनेगा, मार्केट में डालोगे तो 10, 11, 12% बन जाता है। जी, बिल्कुल।
तो अगर कोई आप व्यापार करने जा रहे हैं या कोई नया काम आप कर रहे हैं, अगर उसमें 12% से ऊपर पैसा नहीं बन रहा तो आप क्यों कर रहे हैं? बिना करे जब जी। बन रहा है तो आप क्यों कर रहे हैं? ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, लोगों को सीखनी चाहिए मार्केट में। कि आप क्या कर रहे हैं? आपको अगर 10% ही पैसा बनाना है, 20 साल में एवरेज रिटर्न, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो फिर? फिर तो नीरज जी या फंड मैनेजर मेहनत करेगा, गोल्ड मेहनत करेगा, बैंक करेगा। व्हाई डू यू डू यस। दिस? है ना? बिज़नेस करना है तो फिर उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये नए-नए लोग जो सीखते हैं, देखते हैं, वो उनके लिए एक लर्निंग थी। मैंने कहा बीच में हम भी अपना एक ज्ञान डाल दें। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नीरज जी बिल्कुल सही। अगर आपको याद होगा हमने जो पिछली बुक डिस्कस की हुई थी, जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसमें मैंने एक हाँ, कहानी बताई थी गोल्ड ट्रेडर की। गोल्ड ट्रेडर यानी वो मनी लेंडर की। हाँ, आपको याद है उसने जो उसके पास में ज्ञान लेने आया हुआ था लड़का, उसको ज्ञान क्या दिया था कि अगर हुँ, कोई मोटे धंधे का मेरे पास में प्रपोजल लेके आता है पैसे के लिए, किराए के लिए, कि बहुत हुँ, बढ़िया रिटर्न आएंगे, तो बोले वो पैसे हुँ, उसमें मैं पैसे नहीं लगाता। कोई भी कोई भी वो बिजनेस जिसमें कि हुँ, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ रिटर्न आ रहा है, उससे मैं दूर रहता राइट, हूं, क्योंकि दैट मीन्स बिल्कुल, उसमें कोई ना कोई रिस्क है, कोई ना कोई फ्रॉड है डेफिनेटली। लोचा है, लोचा है। जी। और सो इसमें ये किताब बड़ी फ़ेमस है और बहुत मशहूर है। मुझे आप 30 सेकंड में बताइए कि इसमें से आपने क्या नई लर्निंग अपने लिए सीखी? यार इसमें बहुत नीरज सारे जी चैप्टर हैं, अलग-अलग स्टोरी बहुत हैं। सारे चैप्टर हैं, सबसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको चैप्टर हैं, क्या लगा? बहुत सारे चैप्टर है नीरज जी। इसमें जो मेन जो इसमें लर्निंग है, वो हुँ, लर्निंग ये है कि जो ऑथर ने भी बोला हुआ है, वो बोले कि यार जब पैसे अगर आपके बहुत मोटे बन जाए, तो डोंट हुँ, लूज द ह्यूमिलिटी, चौड़े मत बनिए। ओके, हुँ, और अगर आपके पैसे आपने मार्केट में लूज किए हैं, क्योंकि रिस्क लेना है, पैसे लूज करोगे ही करोगे, आप बनाओगे भी, लूज भी करोगे, तो जब लूज करो तो माफ कर दो, यानी गुस्सा मत करो किसी के ऊपर। अपनी किस्मत का मान करके आप मान कर लो, और उससे लर्निंग ले लो, और उससे आप सीख करके फिर से इन्वेस्ट करो। तो ह्यूमिलिटी को आप मत जाने दो। दूसरा इन्होंने बोला है, जो फ्रीडम की हम बात कर रहे थे, कि आपका पैसे इतने कमाओ और ऐसे कमाओ कि रात को आराम से चैन की नींद सो सको। ज्यादा शो ऑफ मत करो। बी वेल्दी, डोंट बी रिच। मेरे को दिखाने के लिए नहीं कमा रहा हूं पैसा, मैं अपने सेटिस्फैक्शन, अपने खुद की प्रॉपर स्लीप स्लीप के लिए कमा रहा हूं। तो पता है जैसे रज़ा एक मैं मेरे आपको, जी, दिमाग में हमारे ख़्याल हमारे ये आ एक रहा सॉरी, जी, जी, कंटिन्यू कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो आप। हुँ, हमारे हमारे एक यानी बहुत सीनियर हैं, मेरे बहुत अजीज सीनियर हैं, उनको हम लोग जनरली गुरुजी बोलते हैं। नाम तो उनका अतुल शर्मा है, लेकिन हम उनको गुरुजी बोलते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली वाइज, एक्सट्रीमली लर्नेड पर्सन। तो हुँ, जनरली जैसे उन्होंने दो तीन, वो एक लाइन की चीजें बोलते हैं और बहुत ही इंपैक्टफुल चीजें बोलते हैं। तो जैसे कई बार उन्होंने हमको बोला है कि वो बोलते हैं, मुझे रजा मियाँ बोलते हैं, बोलते हैं रजा मियाँ याद रखना, कफन में जेब नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। बोले भाई जो है अच्छे से कमाओ, अच्छे से सो, खाओ, खर्च भी करो। हुँ, ऐसा नहीं कि हाँ, साथ में लेके जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे, सब यहीं कहीं रह जाएगा। तो उनकी 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 ये सब चीजें जो है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें रहती है। हुँ। तो कुछ यही सब सीखने को मिल जाता है, सब तो किताबें मैं पढ़ ये ले कह और रहा था सीनियर लोगों से। कि अपने हर एपिसोड में एक चीज़ नई निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है एक एपिसोड हम तो इसी पे करेंगे। पहला याद करो आप जब टीनेज लाइब्रेरी का पहला शो किया था, तो हाँ उसमें जी, ये कहा गया था घोटाले तो होते रहेंगे। रहेंगे। दूसरा एपिसोड हम लोगों ने जब किया था उसमें ये जो दूसरा अपना बेबीलोन, कौन-सा था? बेबीलोन रिचेस्ट वाला। मैन इन बेबीलोन। जी, तो उस उसमें भी एक ये लर्निंग थी कि आपको कैसे बनाने क्या करना है आपको, जी, वो सेविंग करो आप, उसको रिप बनाओ, आगे पैसे बढ़ेंगे। यस, और यस, आज की लर्निंग है कि ह्यूमिलिटी रखो भाई। बिल्कुल रखो, बिल्कुल, क्योंकि ये आप सेंट्रल नीरज जी, थीम है। यस, तो ऐसे हम एक बार इसको जॉट डाउन करेंगे, उसके बाद एक एपिसोड इसी पे बनेगा। 50 किताबें पढ़ के ये सीखा हमने। क्योंकि नीरज जी याद रखिए, आदमी गलती कब करता है, जब उसमें अहंकार आ जाता है। राइट। आदमी की घमंड गलती तो वहीं पे रावण का होती भी है, नहीं रह घमंड, जाता। घमंड अहंकार हुआ, आदमी वहीं पे गलती करेगा। मैं तो ये मानता हूं कि जब ऊपर वाले को आपकी क्लास लेनी होती है, तो आपको थोड़ा सा सक्सेस दे करके अहंकारी बना देता है वो। ये मेरे फादर हाँ, बोलते थे। ये मेरे हाँ, फादर की लर्निंग थी कि भाई आपको ऊपर वाले, अगर ऊपर वाला आपको नीचे लाना चाहता है, तो आपको बहुत सक्सेस देगा और अहंकारी बना देगा। यस। इसीलिए जब आपको सक्सेस मिलता है, तो अहंकारी नहीं बनना है आपको। आपको यू हैव टू मेंटेन दैट ह्यूमिलिटी।
वो इस किताब में लिखा हुआ है। सो यार मैं मार्केट से ज़्यादा लर्निंग कहाँ होगी? बहुत कहीं दूर नहीं। मत जाओ, पिछले 20 साल की अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करो। जी, निफ्टी की कंपनियाँ फर्श पे आ गई हैं, जी। कोई नाम नहीं लेता उनका। तो लर्निंग यही है ना कि एक समय जिसको मिनी एल&टी बोला जाता था, जो टॉप 3 सीमेंट कंपनियों में शामिल हो चुकी थी, आज कहाँ है वो? नाम भूल गए कहीं लोग। नहीं। यस, सिर्फ 20 यस। साल पहले जाना है आपको। और जी, कॉर्पोरेट हिस्ट्री कहती है कि एक ज़माने के बड़े-बड़े उद्योगपति आज कहाँ हैं। तो जी। डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी वेरी घमंडी, घमंडी, बी यस। एबिलिटी के बी साथ रहिए, बी वेरी जनरस और लाइफ को एन्जॉय करिए। तो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी का आज का हमारा चैप्टर था। तो रज़ा भाई बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने काफ़ी कुछ आई गेस कि सीखा इसमें कि कैसे पैसे को कमाना कमाना ही बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसका फ़ेवर हूँ, पैसा ज़रूर जी, कमाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कविता पिन कर रखी है पिछले 8-10 साल में, उसको हटाता ही नहीं हूँ। उस कविता में 4-5 लाइन मैंने लिखी है, उसमें एक लाइन यही है जी, कि पैसा हाथ का मैल नहीं है, चेहरे की रौनक है। यस, बिल्कुल। हम इसको लोग गलत कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। पूरी कविता आप जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे सुनिए तो आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पैसा बहुत कुछ कर सकता है। वो दिलीप जूदेव आपके राज्य के थे जो उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। ये लेटर स्पिरिट में अगर आप इसको देखेंगे तो आज के ज़माने में इस कलयुग में धन, संपत्ति, रिसोर्सेज़ बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो उससे नफ़रत मत करिए, लेकिन उसकी वजह से नफ़रती भी मत बन जाइए। थैंक यू सो मच जी, रिज़ा। इट वाज़ जी, सो इंटरेस्टिंग टू डिस्कसिंग ऑल दीज़ थिंग्स। अगले हफ्ते या अगली बार एक नई बुक हम फिर लेके आने आए और तब तक ये आपका होमवर्क है कोई अच्छी सी और किताब पढ़िएगा। जी। धन्यवाद जी, देव जी, थैंक यू। या थैंक यू सो मच।